Okay, so this is the last portion of the first part. अभी मैं आप लोगों को सिक्योरिटी काउंसिल पढ़ा के फिर उसके बाद जैसे मैंने अर्ज किया कि हम लोग एनालिसिस की तरफ चलेंगे. So the important body, one of the most important bodies amongst all the organs of the UN is the Security Council. As you can suggest, ये क्या काम कर रही है? Peace and security. आपको जो मैंने बात बताई थी कि UN का सबसे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? That is maintenance of peace and security. So now let's talk about how peace and security is maintained. How is peace, built? तो उसके लिए आप जिस बॉडी के रेफरेंस देंगे that is Security Council, and then let me also tell you this is the most powerful organ of the UN as well. In terms of the decision it makes, them being binding in nature. और प्लस यहाँ पे एक और पावर क्या है, सर्टेन स्टेट्स के पास है, वो जब हम उसका स्ट्रक्चर देखेंगे उसके अंदर मैं एक्सप्लेन करूंगा. So the Security Council, as you see, it has a total of 15 members. जो काउंसिल पीस मेंटेन करती है, मतलब दिस इज अ थिंग अप फॉर डिबेट. कितना इंपॉर्टेंट ऑर्गन जिसके फैसले भी बाइंडिंग हो, उसमें 15 मेंबर्स हैं. दैट इज समथिंग एल्स विल टॉक अबाउट. देयर आर टू क्लासेस ऑफ मेंबर्स इन द सिक्योरिटी काउंसिल. मैं बताता हूँ इसमें डिफरेंस है. सबसे पहले आप लिखें देयर आर 5 मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल कॉल्ड परमानेंट मेंबर्स. या जी, परमानेंट मेंबर्स. इन शॉर्ट इनका निक है P5, द परमानेंट 5. आप रोटेशन का पूछ रहे हैं, परमानेंट का मतलब है कि दे डोंट रोटेट, दे डोंट चेंज. वो कौन से हैं लिखे? नंबर 1 USA, यस USA, चाइना, रशिया, फ्रांस एंड UK. रशिया, चाइना, फ्रांस, UK एंड USA. ये 5 हैं. पाकिस्तान currently sir ये जो नॉन परमानेंट. पाकिस्तान. Now the thing is कि why are they permanent members? इन्होंने UN बनाया था. Most importantly, just a recap. This is something it's optional if you want to note it or not. ये 5 members permanent क्यों हैं जबकि आपके तमाम काउंसिल, सेक्रेटेरिएट और कोर्ट और असेंबली इन सारों के अंदर रोटेशंस हो रही हैं 3 साल, 5 साल एंड 9 years. The reason is if you're curious to know that World War II Allied powers ने जीती थी. They were the ones जिन्होंने World War II के बाद एक वर्ल्ड ऑर्डर कंस्ट्रक्ट किया था. यूनाइटेड नेशंस के ऊपर जब बात हो रही थी, इसका चार्टर जब बन रहा था, जब यूनाइटेड नेशंस की फंक्शंस पे ओवरऑल बात हो रही थी, तो ये एलाइड पावर्स थी जिन्होंने इसको इनिशिएट किया था. सो दैट्स व्हाई दे वर परमानेंट. और ये खुद से नहीं बने. 51 कंट्रीज का मैंने जिक्र किया ना जिन्होंने उन्होंने एग्री किया था, उन्होंने चार्टर पे साइन भी किया था. तो 1940s के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूं कि व्हाई दे वर admitted as permanent members. Now this is on the table, the debate कि क्या आज भी 5 होने चाहिए या ज़्यादा होने चाहिए. उस टाइम के पावरफुल ये थे तो आज समझ आती है. आज like it's more than 70 years, power dynamics, geopolitical dynamics change हो गए हैं. That is something else. अभी मैं सिर्फ आपको इसके बेसिक्स बता रहा हूँ. पीछे रह गए 10. They are called the non-permanent members. अब non-permanent का मतलब है 2 years. They are rotated after every 2 years. Structure clear है? Yes. Now let's talk about कि ये 15 मेंबर जो हैं पीस, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी किस तरीके से मेंटेन करते हैं. इनके भी डिसीजंस को रेजोल्यूशन कहते हैं. सेम जनरल असेंबली भी रेजोल्यूशन अडॉप्ट करती है, सिक्योरिटी काउंसिल भी रेजोल्यूशन अडॉप्ट करती है. So let's talk about the types of resolutions. Types of resolutions. और you could say कि अब मैं आपको ये बताने लगा हूँ पीस और सिक्योरिटी मेंटेन करने का असल मतलब क्या है. So there are the soft ways and then there are some hard and explicit ways. So number 1, it provides recommendations. Security Council क्या करता है? It provides
recommendations with respect to a conflict. यानी सिक्योरिटी काउंसिल आपको वो तौर तरीके बताता है कि अगर उसने किसी मसले के ऊपर बात की. इसकी बड़ी छोटी एग्जांपल दूंगा, बाकी इट विल बी कवर्ड इन योर अदर क्लासेस. द पाकिस्तान एंड इंडियन कश्मीर इशू पूरी यूनाइटेड नेशंस में ऑफिशियली जब ये टेकअप हुआ था तो वो सिक्योरिटी काउंसिल में टेकअप हुआ था. When Pakistan and India, right after their independence, they fought over the princely states, Kashmir being the largest one. जंग लड़ चुके थे, पीस एंड सिक्योरिटी डिस्टर्ब होगी साउथ एशिया में. उस टाइम के जो प्राइम मिनिस्टर थे नेहरू, ही वेंट टू द सिक्योरिटी काउंसिल और उन्होंने रिक्वेस्ट की कि हम तो लड़ चुके हैं, हमसे तो रिजॉल्व नहीं हो रहा, पार्टीशन का फॉर्मूला फेल, वी हैव क्रॉस्ड ईच अदर्स बॉर्डर्स, वी हैव फॉट. आपका काम है पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेन करना. पॉइंट नंबर 1, गिव अस योर रिकमेंडेशंस. तो वो जो आप फेमस रेजोल्यूशन सुनते हैं ना, जिसमें एंड पर आता है प्लेबिसाइड, कश्मीरी अवाम का इजहार राय, उससे पहले भी 2 स्टेप्स हैं. वो ब्लूप्रिंट किसने दिया? सिक्योरिटी काउंसिल ने. सो द सिक्योरिटी काउंसिल टेल्स यू हाउ यू कैन रिजॉल्व अ कॉन्फ्लिक्ट. नंबर 1. नंबर 2, ये रेजोल्यूशन नंबर 48 है या 49 है? 40. तो ये देख लेना, ठीक है, इसको पढ़ लेना अगर आप कश्मीर का इशू रिफ्रेश करोगे तो. नंबर 2, इट इम्पोजेस सैंक्शंस, पाबंदियां कहते हैं इसे. इट इम्पोजेस सैंक्शंस ऑन दोज involved in a conflict. कॉन्फ्लिक्ट किसी भी किस्म का हो सकता है, ठीक है. अब जैसे कि सैंक्शंस अगर आपने पढ़नी है तो आप नॉर्थ कोरिया के ऊपर सैंक्शंस पढ़ो. नॉर्थ कोरिया नहीं, रशिया के ऊपर इम्पोज हो ही नहीं. वो चाहते थे लेकिन हो ही नहीं. नॉर्थ कोरिया एंड ईरान, पुरानी सैंक्शंस मिलेंगी ईरान की, लेकिन नॉर्थ कोरिया आपको पता है कि उस पर सैंक्शंस लगी. न्यूक्लियर 2003 में एनपीटी से जो वो न्यूक्लियर एम्बिशंस परसू कर रहा था. एक सुबह को वो उठता है और कहता है कि आई कैन प्रेस अ बटन और उससे एक ऐसा ICBM निकलेगा जो 4500 किलोमीटर तक जाएगा. फिर साथ ही किम जोंग उन कहता है ये वॉशिंगटन तक का डिस्टेंस बता रहा हूँ मैं. सो इस तरीके की वजह से एनीवेज ईरान के ऊपर भी सैंक्शंस लगी. ये इकोनॉमिक सैंक्शंस होती हैं, ब्रैकेट में लिख लो इकोनॉमिक. आपको फाइनेंशियली और इकोनॉमिकली दुनिया से कट ऑफ किया जाता है, ये पनिशमेंट होगी, ठीक है. इकोनॉमिक सैंक्शन का मतलब क्या है? ऐसे ट्रेड नहीं करनी, इनकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जिस इंटरनेशनल स्विफ्ट अकाउंट से होगी आप उसको बंद कर दो. इनके बिजनेसमैन ट्रैवल नहीं करेंगे, यानी मेंबर कंट्रीज को ही कहा जाता है कि इसको आइसोलेट करो, ठीक है. तो ये एक पनिशमेंट होती है, अगर चाहे तो वो इस तरह की इंटरनेशनल सैंक्शंस इंपोज कर सकता है. थर्ड लिखें, डिप्लॉइंग पीस कीपिंग फोर्सेस, डिप्लॉइंग peacekeeping forces into the conflict zones, to establish ceasefire. Deploying peacekeeping forces into the conflict zones, to establish ceasefire until a solution is reached. What are peacekeeping forces? Any idea? किसी ने कोई देखी ये क्या होते हैं? जी सर. कौन गया पाकिस्तान से? कहाँ? NATO? नहीं. NATO is different. Combined forces, true. इन सब की किसी की भी हो सकता है. कॉन्फ्लिक्टिंग जोन जैसे कि यहाँ में True, but what are forces? Have you seen the UN soldiers who wear the blue helmets, blue berets कहते हैं उन्हें. So वो UN की अपनी फोर्स नहीं होती,
वो पीस कीपिंग फोर्स कहलाते हैं। बेसिकली आपके मेंबर कंट्रीज अपनी आर्मी और अपनी पुलिस से ऑफिशियल्स कंट्रीब्यूट करते हैं किसी मिशन में। कोसोवो, रवांडा, ठीक है, सूडान, इधर आपने कहीं पे कहीं कॉन्फ्लिक्ट है वहाँ पे फोर्स भेजनी, तो याद रखिएगा ये यूएन की अपनी कोई इंट्रिंसिक फोर्स नहीं होती। मेंबर कंट्रीज अपने इस तरीके से आर्म्ड ऑफिशियल्स इधर डिप्लॉय करते हैं। नहीं, इट कुड बी एनीथिंग। अब जैसे कि पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट पीस कीपिंग फोर्सेस कंट्रीब्यूटर्स। पाकिस्तान अभी नॉन परमानेंट मेंबर है, जब पाकिस्तान नहीं भी था तब भी होता है। या यू डू इट। मकसद इनका क्या है, कहीं पे कॉन्फ्लिक्ट लग पड़ा है, अब इट्स नो टाइम फॉर पॉइंट नंबर 1 विच इज़ रिकमेंडेशन। आप बैठ के कागजी कार्रवाई नहीं करोगे जब वहाँ पे जेनोसाइड चल रहा है, वहाँ पे सिविल वॉर चल रही है, वहाँ पे एथनिक क्लेंजिंग चल रही है। नाउ समथिंग रिक्वायर्स सम इमीडिएट एक्शन। अब आपने सबसे पहले वहाँ पे सीज फायर करना है, तो इनके पास पीस कीपिंग फोर्स है। यानी फोर्स डिप्लॉयमेंट इज़ अ बिग थिंग एक्चुअली इफ़ यू थिंक अबाउट इट। किसी कंट्री में न्यूट्रलिटी की बेसिस पे ही बेशक हो, लेकिन फोर्स भेजना दैट्स अ ग्रेट डील ऑफ थिंग। अच्छा, फोर्थ लिखें ये सर, ये जो पीस कीपिंग फोर्स तैयार की जाती है किस बेसिस पे की जाती है? सीज फायर इस्टेब्लिश करने के लिए। कि जैसे गाजा में अभी जेनोसाइड चल रहा है, या तो वहाँ पे उससे पहले जो है वो जो पैलेस्टाइन और इजराइल के ऑफिशियल्स हैं उनसे कंसर्न किया जाएगा या फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी? डेफिनेटली। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक रेजोल्यूशन पास करवाना है 15 मेंबर्स में कि हम एक ऐसा रेजोल्यूशन लाना चाह रहे हैं जहाँ पे हम गाज़ा या वेस्ट बैंक में पीस कीपिंग फोर्सेस भेजेंगे, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट जो है वो एग्जिस्ट करता है। जब वो एग्री होता है, पहली कंडीशन इट नीड्स टू बी एग्रीड अपॉन। वंस इट इज़ एग्रीड देन ऑफ कोर्स जो दो एंटिटीज़ हैं, अब आपकी जैसे कि सिविल वॉर लगी है, एक आपकी स्टेट होगी और शायद एक आपका अलग नॉन स्टेट एक्टर का कोई भी आर्म्ड ग्रुप होगा, तो ऑफ कोर्स उनको ऑन बोर्ड लेना पड़ता है। उनको भी पता होता है कि अब ये न्यूट्रल ग्राउंड है। जब पीस कीपिंग फोर्स आ गया, दैट्स नॉट वेयर दे आर गोना कंटिन्यू देयर कॉन्फ्लिक्ट, दैट इज द लेटर स्टेज। वो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, कोडल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, वो एग्री अपॉन होती हैं। इसके बाद अब गाजा भी केस में देखें तो वीडियो करने की वजह से वो या अभी वीटो छोड़ें, उसके ऊपर पीस कीपिंग के ऊपर किसी ने भी रेजोल्यूशन पेश भी नहीं किया। सो समवन हैज़ टू डू इट बिफोर इट इज़ पास्ड।